हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पर मैंने ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs यहाँ पर लिए हैं और 30+ PYQs हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें और जो भी प्रवक्ता हो गया और PGT और आप किसका UGC नेट की तैयारी या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, सूर्य के निम्नलिखित 4 मंडलों में से सौर पवन निकलती है। तो सौर पवन यहाँ पर किससे निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरोना। और मैं आपको बता दूं, सूर्य के 6 भाग होते हैं, जिसको 3 आंतरिक भाग होते हैं, 3 आंतरिक भाग होते हैं सूर्य के और 3 बाह्य भाग होते हैं सूर्य के। तो आंतरिक भाग में क्या क्या होता है दोस्तों? तो आंतरिक भाग जो बना हुआ है वो क्रोड से बना हुआ है। क्रोड, विकिरण और संवहन मंडल। क्रोड हो गया, विकिरण हो गया और संवहन मंडल, ये 3 आंतरिक भाग हैं। और 3 बाह्य भाग बोलेंगे तो जिसको हम प्रकाश मंडल बोलेंगे, वर्णमंडल और फिर कोरोना। प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना, ये 3 भाग होते हैं। और 3 भाग ऊपर वाले तो उसमें दिए भी हैं। प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर भी कहते हैं, वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, कोरोना, यहाँ पर 3 भाग ये बाह्य भाग हैं। और क्रोड, विकिरण मंडल और संवहन मंडल आंतरिक भाग हैं 3। तो इन 6 भाग से होकर के मिल करके जो है सूर्य बना हुआ है। बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन से युग को महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? तो इसको उत्तर प्रदेश GIC सहायक परीक्षा 2018 में इससे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, महान हिमयुग किसको कहते हैं, कौन सा युग है? तो दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा कि समयावधि को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे लंबी समयावधि होती है ईयोन। इसे भी पूछा जाता है कि सबसे लंबी समयावधि कौन सी है, तो ईयोन होती है। इसके बाद महाकल्प होते हैं और इसके बाद कल्प। महाकल्पों को कल्प में डिवाइड किया गया है और कल्प को युग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ये युग बोल रहा है कि कौन से युग में है जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, बर्फ़ से ढक गए थे सारे क्षेत्र। तो प्लेस्टोसीन युग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? UP PGT में 2009 में पूछा गया है। तो कांट की यहाँ पर परिकल्पना बतानी है। तो कांट की है वायव्य राशि परिकल्पना। ये कांट ने 1749 में अपनी ये परिकल्पना दी थी, कांट ने, वायव्य राशि परिकल्पना। और इसमें कुछ आद्य पदार्थों से ब्रह्मांड का निर्माण बताया गया था और इसमें एक अशुद्धि रह गई थी। इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक इस संकल्पना में करी थी। जिस दोस्त को भी ये मिस्टेक मालूम है वो कमेंट में बताना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निहारिका परिकल्पना है वो किसकी है? तो निहारिका लाप्लास की है। ज्वारीय किसकी है? जेम्स जीन्स की परिकल्पना है। अगर बोले तो निहारिका और वायव्य राशि दोनों परिकल्पना एक तारक परिकल्पनाएं कही जाती है। ज्वारीय परिकल्पना जो है वो द्वितारक परिकल्पना के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग कितने प्रतिशत है? UP PGT में पूछा गया है 2001 में। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल का भाग कितने प्रतिशत है? 51%, 61, 71 या फिर 81%। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है और स्थल कम है। तो इतना तो आपको मालूम होगा दोस्तों। तो जल वहाँ पर ज़्यादा है तो 80% वहाँ पर जल है और 20% वहाँ पर स्थल है। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम बात कर रहे हैं। 80% वहाँ पर जल है, 20% वहाँ पर स्थल है। तो बिल्कुल इसके नज़दीक वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 81% इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता UP PGT
परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो गुटेनबर्ग असमर्थता किसे अलग करती है? यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, बाह्य अंतरम मेंटल, आंतरिक अंतरम और बाह्य अंतरम, निचला क्रस्ट और मेंटल। तो दोस्तों ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बीच जो पृथ्वी की जो तीन परतें होती है, आंतरिक परतें, क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। इन तीनों में ही इनके दो भाग कर दे तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड। और अगर हम इसकी जो बीच का जो भाग होता है उसे असमबद्धता कहते हैं, जहाँ पर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता है उसे हम असमबद्धता कहते हैं। यानी अगर दोस्तों यहाँ पर मान के चलो, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा, और अगर ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो इसके बीच में जो ये क्षेत्र रह रहा है इसे असमबद्धता बोलते हैं। ये मालूम होगा आपको। तो यहाँ पर जो है ये असमबद्धता जो है वो अलग अलग असमबद्धता यहाँ पर पाई जाती है। तो देखते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसे याद कर लेना, रट लेना उसे। फॉर्मूला है मैन गुरे मो को। तो आपको नीचे से ऊपर को चलना है, तो मैन ले लेना पहले में। मैन से हो गया लेहमन, और लेहमन असमबद्धता सबसे नीचे वाला क्या है, सबसे नीचे जो असमबद्धता पाई जाती है वो क्या है, वो किस में पाई जाती है? तो वो क्रोड में पाई जाती है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इन दोनों के बीच जो असमबद्धता है वो लेहमन असमबद्धता है। फिर है गुटेनबर्ग असमबद्धता, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेंटल और जो नीचे वाला जो क्रोड है उसके बीच गुटेनबर्ग असमबद्धता पाई जाती है। रे से रेपेटी असमबद्धता ये मेंटल में पाई जाती है, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल। और मोहो असमबद्धता, मोह असमबद्धता जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मेंटल और क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। और कोनराड असमबद्धता जो कहाँ पर पाई जाती है? जो कि क्रस्ट में पाई जाती है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम बात करें कि गुटेनबर्ग असमबद्धता की, तो कहाँ पर है? मेंटल और क्रस्ट क्रोड के बीच में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाह्य अंतरम और मेंटल के बीच में ये पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में कौन कौन से तत्व जो है वो पाए जाते हैं? तो जैसे कि निफे वर्ड से आपको मालूम होना चाहिए, NIFE। सुयस एक भूगोलवेता जिन्होंने एडवर्ड सुयस एक भूगोलवेता थे जिन्होंने पृथ्वी को तीन धात्विक परतों में डिवाइड किया था, जिसका नाम है सियाल, सिमा और निफे। तो निफे में कौन कौन से तत्व हैं? तो Ni से हो गया निकिल, और Fe से हो गया फेरस। तो निकिल और फेरस, यानी निकिल और फेरस मतलब लोहा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निकिल एवं लोहा हो जाएगा। अगर हम सियाल की बात करते शुरू में, जो शुरू आती तो SiAl सियाल, तो Si से सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की कौन सी परत थी? सियाल। और सीमा SiMg, तो सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी है सीमा परत, और निफे किससे बनी है? निकेल एंड लोहा से। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। किस सिद्धांत में सिगार नुमा आकृति को फिलामेंट कहा गया है? सिगार नुमा आकृति, देखो दोस्तों ये आपका सूर्य है। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये रहा सूर्य, और इसका एक सूर्य से एक भाग अलग होता है ऐसे, जिसको फिलामेंट बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक जो विशालकाय तारा है वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है। तो ये विशालकाय तारा है और यहाँ पर ये सूर्य है, और ये क्या है? फिलामेंट है। तो ये किस में बताया गया है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है? तो ऐसा जो है वो द्वितारक परिकल्पना यानी ज्वारीय परिकल्पना जो है वो इस तरीके की कहती। कौन है इसके किसने ये परिकल्पना दी है? तो जेम्स जीन्स ने दी है। ज्वारीय सिद्धांत या ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स की परिकल्पना है, और इन्होंने बताया है एक विशालकाय तारा होता है और एक सूर्य होता है, और जब विशालकाय तारा सूर्य की ओर आगे बढ़ता है तो सूर्य से एक फिलामेंट अलग हो जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ज्वारीय परिकल्पना एक द्वितारक सिद्धांत है जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, और निहारिका लाप्लास की है। निहारिका किसकी है? निहारिका परिकल्पना दोस्तों लाप्लास की है। और ग्रहाणु परिकल्पना किसकी है? चैम्बरलेन और मोल्टन की है। और अंतरा तारक धूलि परिकल्पना किसकी है? तो ये आपका होयल और लिटलटन की परिकल्पना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगल, अरुण, शुक्र और वरुण। तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा शुक्र के साथ साथ एक और है बुध, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। केवल 2 ही सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा उपग्रहों की बात की जाए तो शनि के हैं, और सबसे कम उपग्रह की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात की तो शुक्र है, शनि है, और उसके बाद कौन है? बृहस्पति है। शनि और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह बहुत ज़्यादा हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या अवांतर ग्रह कहते हैं, निम्न ग्रह कहते हैं, उच्च ग्रह कहते हैं, या पुच्छल तारे कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में जो चक्कर मारते हैं और उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। दोस्तों उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। तो ये एस्टेरॉइड्स यानी अवांतर ग्रह, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और जब कोई जहाज इसके पश्चिम से पूर्व पार करता है तो एक दिन की अवधि घट जाती है। एक दिन की अवधि घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व से पश्चिम पार करेगा तो एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसे सीधे सीधे रट लेना आप लोग कि अगर पश्चिम से पूर्व पार कर रहा है तो एक दिन घट जाएगा, और जब पूर्व से पश्चिम पार करेगा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से है, एक बृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो एक मापक जिसमें भौतिक विशेषताएं और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती है, यानी उसमें भौतिक यानी पहाड़, नदी, मैदान, पर्वत सारे जो है ये भी दिखाए जाते हैं, और साथ ही साथ उसमें सांस्कृतिक तत्व भी दिखाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या वगैरह वगैरह, शिक्षा वगैरह, जो भी सांस्कृतिक तत्व होते हैं वो आपके उसमें दिखाए जाते हैं, जैसे नगर वगैरह। तो इस मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। लेकिन जिसमें केवल भौतिक विशेषताएं हो उसे भौतिक मानचित्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें केवल भौतिक अगर विशेषताएं होती है तो उसे भौतिक मानचित्र बोलते हैं। जिसमें केवल सांस्कृतिक विशेषताएं होती है उसे राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं, जिसमें राज्यों वगैरह को दर्शाया जाता है। और जिसमें दोनों विशेषताएं होती है उसे स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन आचरण परक भूगोल से संबंधित नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी 2015 में पूछा गया है। तो आचरण परक भूगोल यानी व्यवहारवादी भूगोल हम इसे कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे? व्यवहारवादी भूगोल। तो व्यवहारवाद से कौन संबंधित नहीं है यहाँ पर? तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन नहीं है। गिलबर्ट व्हाइट तो व्यवहारवादी हैं। W.K. किर्क, ये इसको तो व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है। और पीटर गाउल्ड, ये भी क्या है? आचरण परक भूगोल यानी व्यवहारवादी से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यी फू तुआन, तो ये मानवतावादी भूगोल से संबंधित है। किससे है? मानवतावादी भूगोल। तो मानवतावादी भूगोल के जन्मदाता यी फू तुआन को कहा जाता है। और अगर हम आचरण परक भूगोल यानी व्यवहारवादी भूगोल की बात करें तो W.K. किर्क इसके जन्मदाता है। और साथ ही साथ इनका जो गिलबर्ट व्हाइट, पीटर गाउल्ड है, इनका भी व्यवहारवादी यानी आचरण परक भूगोल में बहुत बड़ा योगदान है। तो
ये आपका सही उत्तर यहाँ पर यीफुत्वान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, राजस्थान जीआईसी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए गए और नीचे कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिंदु मानचित्र, यानी अगर हम कोई भी मानचित्र बनाते हैं इस तरीके से, अगर हम कोई भी मानचित्र बनाएंगे, जैसे ये है, अगर भारत का हम इस तरीके से अगर मैं कोई भी मैप बना देता हूँ इस तरीके से, एक मैप है और इसकी जनसंख्या देखनी है, तो हम ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं, तो इसे हम बिंदु मानचित्र बोलते हैं। एक डॉट बराबर 50 लोग, एक डॉट बराबर 50 लोग, तो 2 डॉट बराबर 100 लोग। तो जहाँ पर 100 लोग रहते होंगे तो 2 डॉट मारेंगे, जहाँ पर उसके डॉट के हिसाब से। तो जनसंख्या को हम किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं, डॉट विधि से। तो बिंदु मानचित्र में किसको दिखाते हैं? जनसंख्या को, जनसंख्या विन्यास को दिखाते हैं, जनसंख्या विन्यास को दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम देखो यहाँ पर आप जो आपको पहले आ रहा है उसे, जैसे चक्रारेख है, चक्रारेख से हम क्या दिखाएंगे? हम चक्रारेख से भूमि उपयोग के आंकड़े दिखाएंगे। समता वर्णमात्री से हम क्या, जनसंख्या घनत्व को, वर्णमात्री क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें रंगों के माध्यम से दिखाया जाता है, रंगों के माध्यम से। जैसे एक राज्य है, भारत के अलग अलग राज्य हैं, तो जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो उसको एक स्पेशल कोई रंग से दर्शा दिया। जैसे राजस्थान है, जनसंख्या घनत्व कम है तो उसको किसी और अन्य रंग से दिखा दिया। तो इस तरीके से वर्णमात्री मानचित्र कहलाते हैं, जनसंख्या घनत्व के आंकड़े को दर्शाया जाता है। और साथ ही साथ हम इसमें कुछ फसलों को भी दिखा सकते हैं वर्णमात्री मानचित्र में। और समताप रेखाएं जो होती है, ये समान तापमान को वाली रेखाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ऊपर हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया? पहले का 3 हो गया, 3, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 4 हो गया और फिर 1 हो गया। 3 2 4 1, तो किस में है ये ऑप्शन? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। सर्वाधिक विस्तृत मतलब जो ज़्यादा फैली हुई है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो शैलें पाई जाती है वो कौन सी है? तो वो जो है अवसादी शैलें सबसे ज़्यादा पाई जाती है पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, मान के चलो ये आपका धरातल है और ये आपकी नली है, ज्वालामुखी नली जिसको हम, और ये इसका मुख है जिसको हम क्रेटर कहते हैं यहाँ पर। तो ज्वालामुखी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैग्मा कहते हैं। ये मैग्मा ऊपर आता है इस नली से और ये यहाँ फंस जाता है, नीचे फंस जाता है, इसे पातालीय आग्नेय शैल कहते हैं। जो यहाँ पर ऊपर फंसता है उसे मध्यवर्ती आग्नेय शैल कहा जाता है। लेकिन जो ऊपर आते हैं इनको हम क्या क्या बोलते हैं? लैपोलिथ, फैकोलिथ, ऊपर आने वाले हम, या किसी पर्वत का निर्माण होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्मा। नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ उसे मैग्मा कहते हैं और जब वो ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान नहीं है यहाँ पर, ये बताना है आपको। यानी कायांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है, आपने देख के पहचान लिया होगा, ग्रेनाइट नहीं है। संगमरमर किससे बनता है? तो संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जो किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है, चूना पत्थर। और नीस किससे बनता है? तो नीस बनता है किससे? नीस बनता है दोस्तों ग्रेनाइट से ही। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है? नीस में ही होता है। ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में सागरीय जल के घनत्व में तेजी से हो रहे परिवर्तन को दर्शाता है? कि पृथ्वी के जो धरातल के अंदर का जो भाग है 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई, उसमें अगर सागरीय जल के घनत्व में तेजी से परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उस लेयर को, जहाँ पर ऐसा 300 से 1000 मीटर की गहराई होती है,
समुद्र में, महासागरों में, तो उसे पाइक्नोक्लाइन हेलोक्लाइन कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी भूपटल की प्राचीनतम सेल है? प्राचीनतम सेलों की बात करें अवसादी आग्नेय कायांतरित में, तो आग्नेय जो है वो प्राचीनतम सेलें हैं। इनका निर्माण सबसे पहले हो गया था, सबसे पहले इनका निर्माण हुआ। इनको प्राथमिक सेलें भी कहा जाता है और एक कठोर होते हैं। इनमें क्या नहीं होते हैं, इनमें रवें पाई जाती है और इनमें परतें नहीं होती है और रंध्र भी इनमें नहीं होते हैं। मतलब इतनी कठोर सेलें होती है कि जो वर्षा का जल है वो इन सेलों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, और इसमें रंध्र भी नहीं होते, मतलब छोटे छोटे छेद नहीं होते जिससे वर्षा का जल अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कठोर सेलें होती है दोस्तों, और प्राथमिक सेलें भी इन्हें कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न नंबर है 19। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म बताना है किन में पाया जाता है, अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आग्नेय की मैंने अभी बात करी आपको, इसमें अगर कोई चीज़ अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर ना तो जल प्रवेश कर पा रहा है ना तो कोई, तो ये बहुत कठोर सेलें हैं। तो यहाँ पर ये अंदर जाना मुश्किल है। इसमें जीवाश्म अंदर नहीं पाए जाएंगे इसमें आग्नेय सेलों में। तो अवसादी सेलें हैं जिसमें ये जीवाश्म पाए जाते हैं। ये अप्रवेश्य है आग्नेय, तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। अवसादी प्रवेश्य सेलें होती है, इनमें सरंध्र होते हैं ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से बालुका पत्थर के रूपांतरण से निर्मित होता है? तो बालुका पत्थर के रूपांतरण से क्या निर्मित होता है? क्वार्टरजाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है। संगमरमर मैंने अभी बताया किसका रूपांतरण है, तो संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरण है। और ये जो स्लेट वर्ड आया है ये किसका है, तो ये आपका सेल का है। एक अवसादी सेल है सेल, इसका रूपांतरण होता है स्लेट में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो यहाँ पर विस्फोटक जो नहीं होता है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक अगर दोस्तों पूछा जाए तो आपको कौन है, पीलियन सबसे ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि सबसे ज़्यादा विस्फोटक नहीं होता है, तो सबसे ज़्यादा विस्फोटक यहाँ पर कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हवाईयन तुल्य जो ज्वालामुखी है वो वो विस्फोटक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें स्ट्राम्बोलियन, तो ये सिसिली के लिपारी द्वीप में पाया जाता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर का समीपवर्ती क्षेत्र है जिसमें भूमध्य सागर में ही कौन सा द्वीप आता है दोस्तों? सिसिली द्वीप। ठीक है, सिसिली और लिपारी द्वीप, इनमें जो है स्ट्राम्बोलियन ज्वालामुखी पाया जाता है और इसी द्वीप को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वल्केनियन प्रकार का ज्वालामुखी किस तरीके का होता है? तो ये गोबीनुमा आकार का ज्वालामुखी होता है। फटने के बाद आकाश में गोबीनुमा आकृति के बादल छा जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा? हवाईयन तुल्य जो है एक विस्फोटक नहीं है, सबसे ज़्यादा विस्फोटक पीलियन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी देखो क्रेटर होता है, क्रेटर जब बड़ा होता है ना, क्रेटर किसको बोलते हैं? ये जो नलिका है आपकी ज्वालामुखी की, जो नली होती है, जैसे ये नली है ज्वालामुखी की, यहाँ से ज्वालामुखी लावा ऊपर आता है। लेकिन जब इसका मुख बड़ा हो जाता है, इस ज्वालामुखी नलिका का जो मुख है यहाँ पर वो बड़ा हो जाता है, तो इसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। प्यूमिस भी ज्वालामुखी से संबंधित है, लेकिन अर्ग जो है, अर्ग दोस्तों, अर्ग किससे संबंधित है? एक रेगिस्तानी क्षेत्र में बनने वाली एक स्थलाकृति है अर्ग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी बड़े भूकंप आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? तो जब कोई बड़ा भूकंप आता है तो वायुमंडल में जो है रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यानी रेडॉन गैस से हम पता भी लगा सकते हैं कि भूकंप की स्थिति बनने वाली है, भूकंप आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? तो राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, महादेशीय संचलन नहीं है। तो आपको हम पता है कि भू संचलन दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर महादेशीय संचलन यानी प्लेट जो विवर्तनिकी जो धीरे धीरे होने वाला जो संचलन है, इसमें क्या होता है कि या तो महाद्वीपीय संचलन है, महादेशीय है, और एक पर्वत निर्माणकारी था। तो महादेशीय में आप क्या होता है, जब ऊपर जो हेड का भाग है किसी महाद्वीप का वो ऊपर उठ जाता है और जो नीचे वाला भाग है वो नीचे समतल में
धंस जाता है। तो अवतलन होता है, यानी अवतलन और उत्थान यहाँ पर जो है ये अधोमुखी संचलन है, और ये जो निमज्जन है ये क्या है, उत्थान और निमज्जन ये ऊपरी मुखी संचलन है, और अवतलन ये अधोमुखी संचलन है कि जब किसी पर्वत का नीचे वाला भाग नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं। और उत्थान और निमज्जन क्या है, जब कोई ऊपर पर्वत का महाद्वीप का ऊपर वाला भाग है जो ऊपर उठ जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्थान या फिर निमज्जन कहते हैं। तो उसमें संबंधित नहीं है भूस्खलन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांत दिए हैं, उसके जनक दिए हैं। भूसन्नति का सिद्धांत कोबर ने दिया है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जॉली, ये गलत है। संवहन धारा सिद्धांत होम्स सही है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर भी सही है। तो जॉली का नहीं है तो किसका है, डेली ने यह संकल्पना दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है। तो वलित पर्वत नहीं है ये पूछा गया है। इसमें नंबर 1 है एंडीज, बिल्कुल ये वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत है। आल्प्स वलित पर्वत है। लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये एक भ्रंश पर्वत है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत है, वलित नहीं है दोस्तों। तो वलित पर्वत किसे कहते हैं, जो ऐसे मोड़दार होते हैं इन्हें वलित कहते हैं। लेकिन ये ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो कैसा पर्वत है, वो एक भ्रंश पर्वत है जो किससे बनता है, तनाव से बनता है। ब्लॉक पर्वत किससे बनता है दोस्तों, तनाव से बनता है। यानी तनाव एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं, उससे बनता है भ्रंश पर्वत। और संपीड़न, जो संपीड़ित पर्वत है यानी जो वलित पर्वत है, ये संपीड़न की क्रिया से बनते हैं। तो संपीड़न फोर्स कैसे कार्य करता है, तो जब एक चट्टान दूसरे चट्टान के पास आती है तो उसे कहते हैं, प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न किलिमंजारो पर्वत स्थित है। किलिमंजारो पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, केनिया में, सोमालिया में, ये सारे अफ्रीका के ही देश हैं। तो अफ्रीका के किस देश में है, ये तंजानिया में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है किलिमंजारो पर्वत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ के, दक्षिणी अमेरिका के। तो दक्षिणी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पंपास घास के मैदान। तो ये है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता। प्रेयरी कहाँ पर है, प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान है। और स्टेपीज मध्य एशिया के घास के मैदान है। और वो भी कैसे मैदान है, समशीतोष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। तो रासायनिक अपक्षय 3 प्रकार का होता है, कार्बनीकरण, ऑक्सीकरण और जल योजन। तो इसमें से क्या नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। 3 कौन कौन से होते हैं रासायनिक अपक्षय, कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनीकरण, यानी आप कार्बोनेशन कह सकते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण, और तीसरा है जल योजन, जिसको हम विलयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाता है अपवर्णन, ये जो है रासायनिक अपक्षय नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा। कौन सा अंतर्जनित बल नहीं है। तो तनाव, मैंने अभी बताया था, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तनाव बल कहलाता है। संपीड़न, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उसे हम संपीड़न फोर्स कहते हैं। भ्रंशन, जब तनाव के कारण कोई चट्टान टूट जाती है उसे भ्रंशन की क्रिया कहते हैं। और अपरदन, जब क्या होता है, वायुमंडल से अत्यधिक बारिश से नदियों में या उसमें जल स्तर बढ़ जाता है, या नदियाँ जो है लगातार अपने तली का और अपने पार्श्व भाग का जब कटाव करती है तो उसे अपरदन कहते हैं। तो ये नदी करती है, हवा करती है, हिमानी करती है। तो ये सब कहाँ है, धरातल के ऊपर है। लेकिन अब आप देखिए
कि जो तनाव फोर्स लग रहा है वो पृथ्वी के अंदर लगता है, चट्टानों पर, प्लेटों पर। संपीड़न भी अंदर ही कार्य करता है और भ्रंशन भी अंदर ही कार्य करता है, तो ये अंतर्जनित है। लेकिन अपरदन नदी और इनके द्वारा बाह्य, पृथ्वी के बाहर कार्य किए जाते हैं। तो यह है बाह्य जनित फोर्स है, अपरदन अंतर्जनित नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना और बने रहना हमारे चैनल पर। आपको आने वाली वीडियो अपडेट्स हमेशा मिलती रहेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।